हालांकि गोलकनाथ वाले मामले में भी और फाइनली केशवानंद भारती में 13 जजेस की बेंच ने ये माना कि संविधान का अभिन्न अंग अनअलाइनेबल पार्ट, और अनअलाइनेबल पार्ट इसलिए माना क्योंकि संविधान के जो मूल उद्देश्य है, विचार है, उनको प्रदर्शित करती है, मूल विचारों को, उद्देश्यों को प्रदर्शित करती है। इसलिए संविधान की आत्मा के रूप में भी है। अगर आत्मा है तो शरीर से कैसे अलग हो सकती है? अगर आत्मा शरीर से अलग हो गई तो शरीर में क्या बचा? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यही माना कि चूंकि आत्मा के रूप में है संविधान की, तो संविधान का अभिन्न भाग है। आत्मा शरीर का अभिन्न भाग होती है नहीं, यहाँ मतलब है उस अभिन्न का। अभिन्न शब्द इसमें इंपॉर्टेंट, अनअलाइनेबल। अभिन्न का मतलब है कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता। अनअलाइनेबल पार्ट उसको माना। इसी क्रम में गोलकनाथ वाले मामले में, इससे पहले थोड़ा सा गोलकनाथ वाले मामले में जस्टिस, जहां तक मुझे याद आ रहा है, रविंद्रन ने, आर.के. रविंद्रन ने आत्मा कहा था, प्रियम्बल, संविधान की आत्मा। इसके बाद लास्ट में मिनर्वा मिल्स वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि संविधान की का अभिन्न अंग है, और अगर कहीं पर संविधान मौन है, किसी बेसिक बात के बारे में संविधान कहीं साइलेंट है, वो क्लियरली नहीं बता रहा है, तो फिर ऐसे में जुडिशरी को ये करना चाहिए कि वो प्रियम्बल को देखे, क्योंकि प्रियम्बल में संविधान के उद्देश्यों के बारे में बात की गई। What are the objectives of the Constitution? What are the ideas of the Constitution? What are the philosophy of the Constitution? It is clearly has been described in the concept of preamble. तो अगर कहीं पर भी कोई डिलेमा की सिचुएशन है जुडिशरी के सामने, किसी संविधान के किसी एक्ट को या उसकी किसी क्लॉज को डिफाइन करने में, तब वो देख सकते हैं। इसी बीच में के.एम. मुंशी ने, जब संविधान की डिबेट चल रही थी, सबसे लास्ट में डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में, के.एम. मुंशी ने कहा कि ये जन्मपत्री, संविधान की जन्मपत्री है, हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली प्रस्ताव में, कि अगर संविधान का को क्या करना है, उसके कौन से उसके लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करना है, अगर इस बारे में देखना हो तो फिर आप प्रस्तावना को आप देख लीजिए। उन्होंने के.एम. मुंशी ने इसे जन्म कुंडली का पूछा गया एग्जाम में, किसने जन्म कुंडली कहा, और डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान का सबसे पवित्र भाग बताया है, द मोस्ट पायस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इस समय जो स्थिति है प्रस्तावना, तो ये है कि अनअलाइनेबल पार्ट है। हाँ, लेकिन एक चीज इसमें मैं मिस कर गया, तो भूल गया, वो आप और सुन लीजिएगा। मिनर्वा मिल्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये और कहा, लेकिन प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, ठीक है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का अनअलाइनेबल पार्ट, लेकिन अगर प्रस्तावना में या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कहीं विरोधाभास की स्थिति है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल प्रिवेल करेगा, न कि प्रस्तावना। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन माने विरोधाभास है, कहीं पर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ कोई आर्टिकल कुछ बात कहता है और प्रस्तावना उसी संदर्भ में कोई और बात कह रही है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तब फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल प्रिवेल करेगा, ना कि प्रियम्बल। क्यों करेगा? इसलिए क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो एक लॉ के फॉर्म में, जबकि प्रस्तावना एक गाइडेंस के फॉर्म में। प्रस्तावना जो विचारक हैं या जो इंटरप्रेट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको गाइड करने के लिए बनाई गई, कहाँ जाना है ये बताती है, कैसे जाना है ये नहीं बताती।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स ये भी बताते हैं कि कैसे जाना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, क्या बताया ये थोड़ा सा ना बदलाव थोड़ा ही, मतलब बहुत ज्यादा इससे हमारा पता है। ये जो आप जो ये सुन रहे हो ये मिलेगा नहीं आपको कभी सुनने को दोबारा आज। और उसका रीजन ये है कि इसलिए ना बात सुनिए बहुत जरूरी होती है। अगर आपके जो यहाँ एलएलबी वाले पढ़ रहे हैं उनमें से कई स्टूडेंट यहाँ आने के आगे बैठने के लिए तैयार है, लेकिन उनको ये नहीं पता, उनको ये पता मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, उनको ये नहीं पता मैं पॉलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। अगर उनको ये पता चल जाए तो एलएलबी की तैयारी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बैठ जाए, मेरे पास भी मैसेज आया सर क्या पढ़ा रहे हैं बता दो, आवाज को पॉलिटी किया नहीं। और आप देखो वो एलएलएम वाले की क्लास छोड़ के यहाँ बैठने के लिए तैयार है, और आप देखो कितने दुर्भाग्यशाली क्लास में बैठ के भी अब बातचीत करने में मशगूल है। मेरठ कॉलेज में, मैं उनका नाम नहीं बोला, मेरठ कॉलेज की प्रोफेसर जो पढ़ाती है वहां पे, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ती है मुझसे। मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर है, आप लोगों को हवा लग रहा है सर, मैं कोई बात नहीं, चलिए हम चलते हैं। अब प्रस्ताव में क्लियर हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कहीं भी कोई ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाए कि प्रस्तावना प्रिवेल करेगी या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल प्रिवेल करेगा, प्रस्तावना प्रिवेल नहीं करेगी, यानी प्रस्तावना फिर सेकेंडरी हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल प्राइमरी हो जाएगा। क्लियर? इन्फ्लेशन देखते हैं। इससे पहले अगर कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए, इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर कोई किसी की क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, महंगाई से रिलेटेड कोई क्वेरी है, मुद्रास्फीति से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। फिर मैं मंदी से रिलेटेड बातें देखता हूँ। चलिए, मंदी क्या होती है? देखो, मंदी का जनरली मतलब है कि जब रुपए की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, अगर मनी की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? गिर जाएगा। इसी अवस्थिति को हम लोग मंदी कहते हैं। जब वस्तुओं के मूल्य में कमी हो और इसी के साथ साथ मूल्य में कमी क्या करेगी कि परचेसिंग पावर को बढ़ा देगी। परचेसिंग पावर बढ़ जाए रुपए की, तब ऐसी स्थिति को हम लोग मंदी कहते हैं। देखो, वस्तुओं के मूल्य में कमी, किसी भी चीज के मूल्य में कमी कब होगी? जब उसका उत्पादन बढ़ जाए। वस्तुओं के मूल्य में कमी कब होगी? तो वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाए। तो मंदी का एक कारण तो ये है कि जब उत्पादन बढ़ जाए मांग से ज्यादा, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि मांग में कमी हो जाए किसी वजह से। उत्पादन मान लीजिए वही है
टमाटर अभी भी 10 किलो पैदा हो रहे हैं लेकिन जहां पहले 10 लोग मंडी में पहुंचते थे खरीदने के लिए, अब 5 ही आ रहे हैं। तो मांग कम हो गई। एक ये कारण भी हो सकता है मंदी का, टमाटर सस्ते हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो ये दो बेसिक कारण है। एक तो ये है कि या तो मांग कम हो जाए, और एक दूसरा ये है या उत्पादन बढ़ जाए। ऐसी अवस्था में दोनों में क्या होगा? रुपए की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति रुपए की बढ़ जाएगी। जहां पहले 10 रुपए ही 1 किलो टमाटर खरीद रहे थे, 10 रुपए खरीद रहे थे, वहां 5 ही खरीदने लगेंगे। ऐसी स्थिति को हम लोग मंदी कहते हैं। और वस्तुओं की जो कीमत है या मूल्य है उसमें कमी आती है। दो स्थिति हमें देखने को मिलती है। एक और इसमें चीज है, जो डिफ्लेशन है या मंदी है, वो नेचुरल, ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस इसलिए है, मैंने आपको बताया कभी भी अर्थव्यवस्थाएं एक सीधी रेखा में नहीं चलती। उनमें मंदी, फिर महंगाई, फिर मंदी, ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। ये साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी साल बहुत अच्छी बारिश हुई, गेहूं की बहुत अच्छी पैदावार हुई, तो दाम क्या होगी? गेहूं के कम हो जाएंगे। ये स्थिति क्या हुई? मंदी की स्थिति हो गई। लेकिन अगर किसी साल फिर से उसका उल्टा हुआ, खूब ओले पड़ गए या फसल खराब हो गई, गेहूं की पैदावार कम हो गई, तो अपने आप महंगाई आ जाएगी। ये नेचुरल प्रोसेस है, महंगाई और मंदी। तो इसीलिए मंदी, यहाँ पर हम जो मंदी को देख रहे हैं, इसे हिंदी में कहेंगे अवस्थिति या मुद्रा संकुचन। ये सामान्य प्राकृतिक। अब इसे क्या किया जाए? आर्टिफिशियली फिर हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको दो तरीके तो बताए थे, नेचुरल, और दो तरीके बताए थे आर्टिफिशियल। महंगाई जब अपने आप आती है एक नेचुरल में, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब मंदी अपने आप नेचुरली आती है तब उसे हम लोग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। सरकार इनको दूर करने के लिए अलग अलग प्रयास करती है, फिर इनके हम लोग प्रयासों को देखेंगे कि फिर उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले पॉइंट में खुद बात लिख लीजिए। हेडिंग आ रही है मंदी या इन्फ्लेशन या मुद्रा संकुचन। इसे मुद्रा अवस्थिति भी कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, सामान्यतः यह वह अवस्था है, सामान्यतः यह वह अवस्था होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। जनरली दिस इज द सिचुएशन, generally this is the situation in which the value of money increases तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता है, तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता है। एंड the value of goods and services reduces। ठीक है, नहीं आया समझ? वस्तुओं का मूल्य बढ़े घटेगा, सेवाओं का मूल्य घटेगा और रुपए का बढ़ जाएगा, है ना? जैसे वही 10 रुपए में 1 किलो टमाटर आ गए, लेकिन अब 5 रुपए में आने लगे। तो जहां पहले 10 रुपए खरीद पा रहे थे, आप 5 रुपए खरीद पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुई। इसमें हुआ क्या? मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, वस्तुओं का मूल्य कम हो गया। कम मुद्रा पे ज्यादा वस्तुएं आ रही है, तो ये सिचुएशन इसमें बनेगी। इसमें लिख लेंगे, सामान्यतः ये किसी अर्थव्यवस्था की अगर कम मुद्रा में मंदी होगी, कम मनी में, देखो मैं बाजार गया 10 रुपए लेके, 1 किलो टमाटर ले आया। अगली बार टमाटर के दाम बढ़ गए, अब मैं 5 रुपए लेके गया, 1 किलो टमाटर ले आया। अब 5 रुपए में 1 किलो टमाटर मिल गए।
कम मुद्रा में ज्यादा वस्तु मिली, वस्तु का दाम घट गया ना। अगर वस्तु का दाम घटे मनी के कॉन्टेक्स्ट में तो मंदी कहेंगे। मुद्रा का कैसे बढ़ेगा? कम मुद्रा, ज्यादा खरीद नहीं, परचेजिंग पावर बढ़ी। पहले 10 रुपए में 10 रुपए खरीद पाते थे 1 किलो, अब 5 ही खरीद पा रहे हैं। परचेजिंग पावर बढ़ी है ना मनी की। पहले तो 10 रुपए खरीद पा रहे थे 1 किलो टमाटर, अब 5 ही खरीद पा रहे हैं। तो कम मुद्रा में उतना ही सामान आ पा रहा है, तो मनी की परचेजिंग पावर बढ़ गई, यानी मुद्रा मजबूत हो गई, मुद्रा का मूल्य बढ़ गया ना। फिर से सोच के देखो, 1 किलो टमाटर 10 रुपए में आते थे, यानी 10 रुपए उस समय 1 किलो टमाटर को खरीद पा रहे। अब टमाटर सस्ते हो गए, 5 रुपए ही 1 किलो टमाटर को खरीद पा रहे। तो रुपया जो हुआ, रुपए की वैल्यू बढ़ गई ना अपने आप ही। पहले 10 खरीदे थे, 5 खरीद रहे हो, सब उतना सामान, तो मुद्रा का मूल्य तो गया बढ़, और जो सेवा या वस्तु है उसका मूल्य गया घट। ये मंदी होगी। इसका उल्टा समझ लीजिए, अगर सेवाओं का मूल्य बढ़ जाए, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाए तो महंगाई होगी। अगर टमाटर महंगे हो जाएंगे तो उनका क्या हुआ, मूल्य बढ़ गया रुपए के कॉन्टेक्स्ट में, तो महंगाई हो जाएगी नहीं। ये इसको सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, सामान्यतः यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सामान्यतः यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। जनरली इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है। एक प्रोफेसर हुए पीहू, इन्होंने एक इफेक्ट भी दिया था, पीहू इफेक्ट। तो पीहू ने इसके 2 कारण बताए मंदी के। 2 अवस्थाएं होती हैं पीहू के अनुसार। तो लिख लीजिए, मैंने समझा दिया आपको दोनों, एक और लीजिए। प्रोफेसर पीहू के अनुसार, प्रोफेसर पीहू के अनुसार मुद्रा अपस्फीति, पीहू, PEGU होगा शायद। प्रोफेसर पीहू के अनुसार मुद्रा अपस्फीति के 2 कारण हैं, 2 लक्षण हैं, 2 लक्षण। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीहू, according to Professor Pigou, there are 2 characteristics. There are 2 characteristics of deflation. पहला, उत्पादन में वृद्धि होने से, उत्पादन में वृद्धि होने से, by increment in production। ठीक है। देखो, उत्पादन में वृद्धि होगी, मुद्रा की मात्रा उतनी ही है ना, तो इसका मतलब मंदी अपने आप ही आ जाएगी। देखो, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। डिमांड माने रुपया, सप्लाई माने वस्तु। सप्लाई गई बढ़, डिमांड रही, मांग उतनी, तो मंदी आ जाएगी नहीं, क्योंकि वस्तुएं जो है वो ज्यादा मात्रा में होगी, पैसा उतनी मात्रा में है नहीं, तो ये स्थिति बनेगी। यही पीहू ने कहा, एक तो ये कारण है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, जबकि मांग समान रहती है। ब्रैकेट में इसी के आगे लिख लीजिए, जबकि मांग समान रहती है। While the demand would be similar, while the demand would be similar। दूसरा लिख लीजिए, देखो, ये किसी भी वजह से वस्तु या जो भी सामान है उनके मूल्य में कमी हो जाए, किसी भी वजह से कमी हो जाए। मान लीजिए सरकार क्या करे, पेट्रोल के दाम को 10 रुपए लीटर कर दे, तो मंदी आ जाएगी नहीं, है ना। अब यहाँ से उत्पादन वगैरह में कोई फर्क पड़ा नहीं, हमने मर्जी की, हमारी मन था, हमने 10 रुपए में लिया उसे, है ना।
तो किसी भी वजह से हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे स्थिति यही है कि वस्तुओं के दाम या कम हो जाए, या तो उत्पादन बढ़ जाए, या किसी भी वजह से वस्तुओं के दाम कम हो जाए तो मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो ये लीजिए दूसरा कारण इसका, मूल्यों में, वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ जाए, वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ जाए, और देयर वुड बी रिडक्शन, और देयर वुड बी रिडक्शन in the value of goods and services, in the value of goods and services. ठीक है, अब अगले पॉइंट में इसमें लिखना, अगले पॉइंट से लिखना, उपरोक्त दोनों स्थिति मंदी को प्रेरित करती है, उपरोक्त दोनों स्थिति मंदी को प्रेरित करती है। The above two situation catalyze deflation। ठीक है, अब इसे दूर कैसे किया जाए मंदी को? तो एक बड़ी सीधी सी बात है, आगे कैसे, जो ये मिसमैच था इसे समाप्त कर दिया जाए। उत्पादन बढ़ गया तो क्या किया जाए? डिमांड को बढ़ा दिया जाए। डिमांड कैसे बढ़ने गए? तो मनी को रिलीज कर दिया जाए बाजार में, रुपया छोड़ दिया जाए बाजार में, रुपया बाजार में आएगा, मांग अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। तो जितने भी हम लोग मेजर ले सकते हैं लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने के, वो लिए जा सकते हैं। लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने के जितने भी हम लोग कदम उठाएं, उन सभी कदमों से मंदी दूर की जा सकती है, चाहे वो नए नोट छापकर, चाहे वो सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर, चाहे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनको कम करके, है ना। जब आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा लोगों को उधार देने के लिए, कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को उधार मिलेगा, लोग ज्यादा उधार लेंगे, ज्यादा निवेश करेंगे, बाजार में आएगा, है ना। ये सिचुएशन, जो भी सिचुएशन लिक्विडिटी को मार्केट में बढ़ा सकती है, वो इन्फ्यूज कर सकती है, वो सारे उपाय उठाए जा सकते हैं। ठीक है, एक और मैंने उसको बताया था प्रगतिशील करारोपण, तो वो महंगाई में था, उसका उल्टा कर दीजिए अधोगामी करारोपण, रेट्रो टैक्स पॉलिसी, जैसे इनकम बढ़े वैसे टैक्स कम कर लो। अगर इनकम के साथ टैक्स बढ़ाना है, इनकम के साथ अगर टैक्स बढ़ रहा है तो वो महंगाई को कम करेगा। अगर इनकम के साथ टैक्स कम हो रहा है तो वो क्या करेगा? मंदी को दूर करेगा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। ठीक है ना, ज्यादा खर्च करेंगे। तो आप इसमें कंटिन्यूएशन में लिखना मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अपस्फीति को रोकने के उपाय। मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अपस्फीति को रोकने के उपाय, द मेजर्स टू कंटेन डिफ्लेशन, द मेजर्स टू कंटेन डिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अपस्फीति को रोकने के उपाय। तो पहला लिखना मुद्रा का अधिक निर्गमन करके, मुद्रा का अधिक निर्गमन करके, बाय इशूइंग द मेजर टू कंटेन डिफ्लेशन। अरे मुद्रा संकुचन को या मंदी को रोकने के उपाय, मेजर माने उपाय, डिफ्लेशन माने मंदी, मेंटेन माने होता है बना के रखना, कंटेन माने नियंत्रित करना। चलिए पहला लिखना है इसमें मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय पहला आप इसमें लिखना, क्या लिखा था? इशूइंग न्यू करेंसी नोट्स। दूसरा लिखना है इसमें साख का विस्तार करके, साख
का विस्तार करके, साख माने क्रेडिट, यानी क्रेडिट या उधार पैसा देना लोगों को, साख का विस्तार करना माने लोगों को पैसा उधार देना, ठीक है। तो लेकिन इसको इकोनॉमिक टर्म है, ये इकोनॉमिक टर्म में हम इसे साख ही लिखेंगे। साख का मतलब होता है लोगों को पैसा उधार देने या लेने की क्षमता से, ठीक है। साख का विस्तार कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों को पैसा उधार दे रहे हैं। तो इसमें लिखना साख का विस्तार करके, बाय एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, बाय एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, ये हुए दो मौद्रिक उपाय मॉनेटरी लेवल पर, ठीक है। मनी के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? अब देखो ये साख का विस्तार करने का मतलब क्या था? रेपो और रिवर्स रेपो को घटा के, है ना, रेपो रेट को कम कर दिया जाए। जब रेपो रेट को कम कर देंगे तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा उधार देने के लिए, तो हमने क्या किया? साख की क्षमता बढ़ा दी। जो क्रेडिट फैसिलिटी है या क्रेडिट क्षमता है बैंकों की, वो बढ़ा दी। अब वो ज्यादा पैसा दे सकते हैं उधार लोगों को, है ना। यहाँ पर मतलब साख के विस्तार से ये। अब दूसरा राजकोषीय देख लेते हैं। फिस्कल लेवल पर सरकार क्या कर सकती है? तो पहला इसमें राजकोषीय उपाय में लिखना फिस्कल मेजर्स में। अब तक तो ये मॉनेटरी के दोनों, अब फिस्कल देखेंगे तो इसमें बड़ा सीधा सा है। पहला सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि बाय इंक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। करों को कम कर दिया जाना चाहिए, नहीं? बताओ आप, अगर टैक्स को कम कर देंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा नहीं देंगे। तो देख लीजिए करारोपण में कमी, करारोपण में कमी बाय, कमी को क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग, बाय रिड्यूसिंग द टैक्स बेस, by reducing the tax base, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, देखो सरकार लोगों से लोन लेती है, नहीं लेती है? नहीं। आप जो पोस्ट ऑफिस में, बैंकों में जमा करते हो पैसा, एफडी वगैरह में, सरकार वो लोन ही तो लेती है आपसे, उसको फिर लगाती है, वो अपना कहीं पर भी निवेश करती है बाजार में, और उसके बाद आपको फिर विद इंटरेस्ट वापस कर देती है। तो सरकार क्या करे कि आपको विद इंटरेस्ट पैसा वापस कर दे, आपके ऋणों की अदायगी कर दे, तो आपके पास पैसा हो जाएगा, है ना, मनी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में। तो देख लीजिए ऋणों की अदायगी करके, ऋणों की अदायगी करके बाय डूइंग द पेमेंट ऑफ, by doing the payment of all loans taken by government, all loans taken by government। अब देखो ये होता कैसे है? सरकार उधार लेती है ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से, मैंने बताया था आपको, है ना। तो सरकार क्या करे? ट्रेजरी बिल्स को वापस खरीद ले, नहीं आ सकती। देखो मान लीजिए मैं सरकार हूँ, मान के क्या जा रहा है, थोड़ी देर के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करूँगा? प्रेसिडेंट के साइन से आपको ट्रेजरी, आपको एक प्रेसिडेंट का एक शीट लगा कागज होगा, उसे बेच दूंगा। उस पर लिखा हुआ होगा कि 100 रुपए का मूल्य है, और जब ये कैश किया जाएगा तो आपको 110 मिलेंगे। तो आप क्या करोगे? 110 के लालच में मुझे 100 दे दोगे, वो आप अपने पास रख लोगे। अब मैच्योरिटी पीरियड जब वापस आएगा, मैं आपको 110 दूंगा उसमें। जब मैंने आपको वो बेचा, आपने पैसा मुझे दे दिया, मार्केट से पैसा किसके पास आ गया? सरकार के पास। लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी नहीं बाजार से, महंगाई में कमी आएगी नहीं आ जाएगी? हाँ या ना? अब इसका उल्टा कर दो, मैं आपको आपके 110 वापस कर दूं, अपना कागज ले लूं, आपके पास 110 आ गए, लिक्विडिटी बढ़ गई नहीं बढ़ गई, है ना? मंदी में कमी आ जाएगी नहीं आ जाएगी?
आपके वहां पैसा हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर हुई बात? जो ये ऋणों की अदायगी है ये सिक्योरिटी के माध्यम से की जाती है। तो ये सिक्योरिटी बॉन्ड, सरकार अपने बॉन्ड बेचती है, इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा जाता है। तो क्या करे सरकार? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस खरीद लेता है। नहीं है समझ? देखो, पहला महंगाई समझो। क्लियर है? आपके पास पैसा है, बाजार में खूब पैसा है, और हमें क्या करना है कि महंगाई को नियंत्रित करना है। तो मैं आपको एक कागज दूं जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि 6 महीने बाद आपको 100 के 110 मिलेंगे। आपसे 100 रुपये मैंने ले लिए और उसके बदले में वो कागज आपको दे दिया 100 रुपये का, लेकिन आपको विद इंटरेस्ट 110 मिलेंगे। उसके बाद मैं क्या करूं? अब पैसा क्या हुआ? आपके घर से निकल के मेरे पास आ गया। इसका मतलब पैसा बाजार से निकल के सरकार के पास पहुंच गया, तो महंगाई कम हो जाएगी नहीं, है ना? ये बात समझ में आई? क्लियर है? क्योंकि महंगाई कम होती है, लोगों को पैसा होगा, लोगों को पैसा ही नहीं होगा, महंगाई कहां से होगी? बात अपने आप कम हो जाएगी, लोगों को पैसा नहीं रहेगा। अब इसका उल्टा करो, मैं क्या करूं? वो ट्रेजरी बिल जो है आपको मैंने दिया था उसको वापस ले लूं। जब मैं आपको वापस लूंगा तो आपको 110 दूंगा नहीं, है ना? अब आपके पास 110 हो गए, तो पैसा बाजार में इन्फ्यूज कर दिया तुम्हारा। अब पैसा इन्फ्यूज हो गया तो डिमांड बढ़ गई, महंगाई मंदी अपने आप कम हो जाएगी। अब ये वाला जो काम होता है ऋणों की अदायगी का, ये ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से होता है। तो मैंने आपको ट्रेजरी बिल्स भी समझा दिए यहाँ पे, कैसे सरकार ट्रेजरी बिल्स की खरीद फरोख्त करती है। इनको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं इसी खरीद फरोख्त को जो मैंने आपको समझाई अभी, इसे आरबीआई करता है और इसका नाम दिया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रियाएं। जब खरीदेगा बेचेगा कौन? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ही तो बैंक है सरकार का। तो सरकार के सारे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजैक्शन है सब आरबीआई के माध्यम से होती है। तो आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है बैंक को, बैंक देते हैं आप लोगों को, और इस प्रक्रिया को कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझना इस बात को, पूछा गया एग्जाम में कि खुले बाजार की प्रक्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या कहलाती हैं। तो आरबीआई के द्वारा सरकार की सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। क्लियर है? इसे स्विच ऑपरेशन भी कहते हैं। एक इसका दूसरा नाम भी है स्विच ऑपरेशन, SWITCH। चलो ये नोट करके लिखो, आप भूल जाओगे, है ना? हाँ, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स इसी के अंदर आते हैं, ठीक है ना? आप इसमें लिख लीजिए। सामान्यतः सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार में, खुले बाजार में खरीद फरोख्त, खुले बाजार की प्रक्रियाएं अथवा ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाता है। खुले बाजार की प्रक्रियाएं अथवा ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाता है। जनरली the buying and selling of government securities, in financial market is known as open market operations। इन्हें स्विच ऑपरेशन भी कहते हैं, They are also known as switch operations। ठीक है, समझ में आया? देखेंगे आगे, लिखेंगे अब लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह पढ़ेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे कैपिटल मार्केट में।
अगले पॉइंट से लिखना, सिक्योरिटीज तो आरबीआई बनाता है, लेकिन साइन उसके ऊपर प्रेसिडेंट के होते हैं। पैसा छापता हुआ, पैसा आरबीआई नहीं छापता, इसमें पैसा नहीं छपेगा। हाँ देखो, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटी लेगा, मतलब ऐसा होगा, प्रेसिडेंट जो देगा, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि हमें इतना पैसा चाहिए, गवर्नर को बोलेगा, ठीक है, गवर्नर कहेगा तो सिक्योरिटी आप भेज दीजिए। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज बनाएगा, छापेगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा ये सब इतने लाख करोड़ की सिक्योरिटी है, बैंक को भेज देगा, बैंक पैसे को आरबीआई को दे देंगे, आरबीआई उस पैसे को सरकार को दे देगा। हाँ, बैंकों का पैसा, और बैंकों में किसका पैसा? आप लोगों का पैसा। तो आप लोगों से पैसा बैंकों में आया, बैंकों से आरबीआई में आया, आरबीआई से सरकार के पास आ गया। इसके बाद फिर वापस जब सिक्योरिटी दोबारा से बेची जाएगी, आपको वापस आपसे सिक्योरिटी ले ली जाएगी, आपसे सिक्योरिटी ले लेनी है, तो जब आपसे सिक्योरिटी ले ली जाएगी तो आपको पैसा दिया जाएगा। तो आरबीआई क्या करेगा? सरकार क्या करेगी? सरकार पैसा देगी आरबीआई को, आरबीआई देगा बैंक को, और बैंक आपको, आपसे उस सिक्योरिटी को वापस ले लेंगे। नहीं देखो, हाँ इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो क्या, डायरेक्टली देखो, आरबीआई बिहाफ पे तो सरकार की करता है, डायरेक्टली तो वो कुछ नहीं करता है ना। तो अगर इसमें रेपो या रिवर्स रेपो की कहीं कोई बात है तो एक अलग है, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यहाँ से कुछ नहीं होता, डायरेक्ट होता है वहां पर। आरबीआई सरकार की, सरकार का बैंक है आरबीआई, तो जितने भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो आरबीआई के माध्यम से होती है, ठीक है। वो तो बंद हो गया फिर दोबारा चला आया तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का तो नहीं समझ में आया यहाँ पे क्या मामला है, लेकिन सरकार का बैंकर है, तो सरकार को अगर किसी तरीके के ऋण की आवश्यकता है तो उसकी जिम्मेदारी आरबीआई की है, ठीक है। अब देखो, ऋण मिलेगा किसी को तो ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा, तो वो कोलैटरल होते हैं सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट आरबीआई से ऋण लेती है और सिक्योरिटीज को बाद दे देती है, सिक्योरिटी के एवज में देती है, बाद में उन सिक्योरिटीज को वापस खरीद लिया जाता है, पैसा वापस कर दिया जाता है, दोबारा चला देती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आप इसमें, कुछ और उपाय भी किए जा सकते हैं इसमें, अगले पॉइंट से लिखना। जैसे देखो, वस्तुओं की मूल्य में कमी आई और उसका कारण ये था कि उत्पादन बढ़ गया, मंदी का कारण यही है। तो अगर हम लोग निर्यात बढ़ा दें तो एक्स्ट्रा जो उत्पादन है वो बाहर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी नहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा उत्पादन था वो बाहर चला गया, है ना। तो लिख लीजिए, निर्यात में वृद्धि करके, निर्यात में वृद्धि करके, बाय इंक्रीमेंट इन एक्सपोर्ट, निर्यात में वृद्धि करके, क्लियर है। इन सब से मंदी को दूर किया जा सकता है, इन सब तरीकों से। क्या मैं क्लियर हूं? समझ में आ गई बात? अब मुझे ये बताओ, भारत में मंदी है या महंगाई? चलो उसको भी देखते हैं, दोनों वाली स्थिति को। अगले पॉइंट से अब नेक्स्ट लिखना, अगले पॉइंट से लिखना, देखो मंदी की स्थिति, हम लोगों ने जितने भी उपाय बाद में लिखे कि ये उपाय किए जा सकते हैं, तो ये कैसे उपाय हैं? आर्टिफिशियल है ना। इन आर्टिफिशियल उपायों को ही हम लोग रिफ्लेशन कहते हैं। मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जितने भी मेजर सरकार लेती है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? मुद्रा संस्फीति,
मुद्रा संस्फीति कहते हैं। तो नोट करके आगे लिखिए, मंदी को दूर करने के लिए मंदी को दूर करने के लिए किए गए उपाय मुद्रा संस्फीति कहलाते हैं। मुद्रा संस्फीति कहलाते हैं। The all measures to contain the deflation is called reflation। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। अब अगले पॉइंट से दूसरे नोट में लिखना, महंगाई को कम करने के लिए वो जितने भी उपाय थे पहले, वो मैंने लिखा है क्या? डिसइंफ्लेशन कहते हैं उन्हें, इन्फ्लेशन। तो आप उनको देख लेना, वहां लिखवाना चाहिए था मुझे, लेकिन यहां नोट में लिख लीजिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किए गए सभी कृत्रिम उपाय मुद्रा अपस्फीति कहलाते हैं। The all artificial measures लिख सकते हैं, the all artificial measures to contain inflation is called disinflation। ठीक है, बात समझ में आई नहीं है? पहले दो नेचुरल थे, उन्हें कंटेन करने के लिए जो भी आर्टिफिशियल उपाय किए जाएंगे वो ये होंगे, एक रिफ्लेशन होगा, एक डिसइंफ्लेशन होगा। मंदी को दूर करने के लिए रिफ्लेशन, इसमें क्या करेंगे? लिक्विडिटी इंफ्यूज करेंगे। और महंगाई को दूर करने के लिए डिसइंफ्लेशन, इसमें क्या करेंगे? लिक्विडिटी को स्क्वीज आउट करेंगे बाजार से। क्लियर है? चलिए, अब एक पांचवी सिचुएशन, चार हो गई ना, दो महंगाई और दो मंदी से रिलेटेड, अब पांचवी जिसमें दोनों। तो अगले पॉइंट पे लिखना, गतिहीन स्फीति। ये एक हेडिंग है, गतिहीन स्फीति। देखो, गतिहीन माने मंदी, गतिहीन का मतलब मंदी हुई ना, और स्फीति माने महंगाई। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें महंगाई और मंदी साथ साथ, गतिहीन स्फीति, अंग्रेजी में कहते हैं इसे स्टैगफ्लेशन। तो डैश करके अंग्रेजी में लिख लीजिए स्टैगफ्लेशन, या एक और भी नाम है इसका स्लम्पफ्लेशन। स्लम्प माने अवमंदी और फ्लेशन माने महंगाई। स्लम्पफ्लेशन अंग्रेजी में SLUMP, स्लम्पफ्लेशन, FLATIO। क्लियर? इसकी परिभाषा लिख लीजिए, ऐसी अवस्था, किसी अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था जिसमें महंगाई एवं मंदी दोनों साथ साथ प्रदर्शित हो, जिसमें महंगाई एवं मंदी दोनों साथ साथ प्रदर्शित हो, उस अवस्था को गतिहीन स्फीति अथवा स्टैगफ्लेशन कहते हैं। गतिहीन स्फीति अथवा स्टैगफ्लेशन कहते हैं। The situation of an economy in which inflation and deflation
and deflation both found at the same time या both exist at the same time, exist word लिखिए, both exist at the same time is called, both exist at the same time is called stagflation or slumpflation. हिंदी में इसी अर्थव्यवस्था की, अब देखो बदल जाएगा, बिल्कुल चेंज मत करना, अगर किसी का पहले लिखी क्या हो तो शब्द बदल जाएंगे, मतलब वही रहेगा। इसी अर्थव्यवस्था की वह अवस्था जिसमें महंगाई एवं मंदी जिसमें महंगाई एवं मंदी दोनों साथ साथ प्राप्त हो, दोनों साथ साथ प्राप्त हो, ऐसी अवस्था को गतिहीन स्थिति कहते हैं। ऐसी अवस्था को गतिहीन स्थिति कहते हैं। भैया बाद में उनका वो कराओगे, वो करा लो, उनका साइन करा लो। हाँ जी, रजिस्टर कहाँ है, बोले उनको दो, साइन करेंगे। आपका अभ्युदय में है, हाँ तो अपना नंबर डालना, साइन करें। चलिए, क्लियर है ये बात। अब देखो इसकी पहचान क्या है। पहचान इसकी ये है कि बेरोजगारी दर हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी किसी अर्थव्यवस्था में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और वस्तुओं में महंगाई की स्थिति दिखेगी। वस्तुओं का जो कीमत स्तर है या मूल्य स्तर है वो तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक दूसरा, उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा। ये 2-3 इंडिकेटर्स हमें इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे। अगर ऐसी स्थिति है किसी अर्थव्यवस्था में तो इसका मतलब स्टैग्फ्लेशन की स्थिति है। देखो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि उत्पादन नहीं बढ़ रहा होगा, है ना, और वस्तुओं में महंगाई की स्थिति भी होगी। जबकि होना क्या चाहिए कि जब महंगाई की स्थिति है वस्तुओं में तो उत्पादन बढ़ना चाहिए, हाँ या ना। मान लीजिए गेहूं 2000 रुपए क्विंटल है और ये बढ़ के 2500 हो गया, तो अगले साल गेहूं का उत्पादन बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसान क्या करेगा, स्विच ऑन करेगा उस फसल के ऊपर या ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन देगा उसकी। ये एक सामान्य स्थिति है। लेकिन अगर महंगाई की स्थिति हो और गेहूं में फिर भी उत्पादन ना बढ़ रहा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं परेशानी, मिसमैच कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में मिलेगा। इसको दूर करना मुश्किल होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे कठिन परिस्थिति है, कोई अर्थशास्त्री नहीं चाहेगा कभी भी सिचुएशन से डील करना, क्योंकि इसमें फंस जाते हैं अर्थव्यवस्थाएं, दुष्चक्र में फंस जाती हैं। इससे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर हमें सेक्टोरियल जो अप्रोच है वो अपनानी पड़ेगी इकोनॉमी में। एक सेक्टोरियल अप्रोच को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक सेक्टोरियल अप्रोच को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, निकालना नहीं पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा इससे निकालने के लिए? देखो, इसका सबसे पहला इंडिकेशन होता है बेरोजगारी। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें रोजगार उत्पन्न करना ज्यादा आसान और ज्यादा बड़े स्तर पर हो सकता है। जैसे इंडिया में सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन एपरल इंडस्ट्री, ये एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो क्या किया जाए, अगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए सरकार कोई पैकेज दे दे या कॉटन मिल्स के लिए कोई पैकेज दे दिया जाए तो सूती वस्त्र का उत्पादन बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तेजी से होगा। तो सामान्यतः जो उत्पादन में जड़ता की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। तो क्या किया जाना चाहिए, ऐसे सेक्टर्स की पहचान करके उनमें कैपिटल इन्फ्यूजन करना चाहिए जहां पर जो रोजगार को तेजी से बढ़ा सकते हैं।
इनमें कौन कौन से हो सकते हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडिया में स्पेशली एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हो सकती है, और दूसरा कॉटन इंडस्ट्रीज में हो सकती है। दूसरी तरफ क्या किया जाना चाहिए? कुछ ऐसी क्षेत्र जहां पर वस्तुओं की महंगाई ज्यादा है, वस्तुएं ज्यादा महंगी, वहां पर इंपोर्ट बढ़ा के एक तो जो मांग है उसे कम नियंत्रित करना चाहिए, दाम को कम करना चाहिए, इंपोर्ट बढ़ा के और टैक्स इंसेंटिव देके। अगर लोगों को, जैसे एग्जांपल, पेट्रोल पे अगर टैक्स इंसेंटिव आपको मिल जाए इस समय, तो महंगाई, ऊर्जा जो है वो सस्ती हो जाएगी, ऊर्जा सस्ती हो जाएगी तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते होने लगेंगे अपने आप। इसका ये महंगाई को नियंत्रित करने में होगा। एक दूसरे क्या किया जाए, कुछ चीजें जैसे बहुत महंगी है उनमें हम लोग खाद्य तेल को ले सकते हैं, खाद्य तेल का इंपोर्ट बढ़ा दिया जाए तो खाद्य महंगाई कम हो जाएगी। एक तरफ तो महंगाई कम हो जाएगी और दूसरी तरफ रोजगार बढ़ जाएगा। स्टैग्फ्लेशन से बाहर की स्थिति बन जाएगी, नहीं बन जाएगी इकोनॉमी। रोजगार बढ़ जाएगा तो आय बढ़ जाएगी, है ना। आय से वही फिर निवेश, निवेश से फिर उत्पादन, उत्पादन से फिर आय, तो एक चक्र तो ये चल गया। दूसरे जिन क्षेत्र में हमें महंगाई की स्थिति देखने को मिल रही थी, वहां पर हम लोगों ने इंसेंटिव करके, इंपोर्ट करके दामों को नियंत्रित कर लिया, तो महंगाई नियंत्रित हो गई। उस क्षेत्र में महंगाई नियंत्रित होगी तो क्या हो जाएगा? बचत बढ़ जाएगी, निवेश बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में उत्पादन और आय का जो चक्र है वो बन जाएगा, बाहर निकल जाएगी नहीं। अब निर्मला जी को बताना, उनको बताना कि हमें बिठाओ तो सीधे, या हमारी जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। जनरली देखो, कोई भी पूछे आपसे इंटरव्यू में भी कभी कि स्टैग्फ्लेशन की स्थिति क्या होती है बता देना, कैसे निकाला जा सकता है, तो तुरंत से कहना है कि सेक्टोरियल अप्रोच बनानी पड़ेगी। इसमें उन सेक्टर्स को चिन्हित करना पड़ेगा जो कि सामान्यतः रेड जोन की स्थिति में है, चाहे वो महंगाई के स्तर पर है, चाहे वो बेरोजगारी के स्तर पर है। दोनों को चिन्हित करके सेक्टोरियल अप्रोच अपनानी पड़ेगी और शॉर्ट टर्म्स मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स, दो तरीके के मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म्स में जहां पर हमें टैक्स इंसेंटिव लोगों को देके दामों को कम करना पड़ेगा, वहीं लॉन्ग टर्म में हमें इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। आयात एकदम से तो नहीं हो जाएगा, बताइए हो जाएगा क्या? आयात में समय लगेगा, तो ये कैसा मेजर हो गया? लॉन्ग टर्म। लेकिन टैक्स इंसेंटिव तो आप तुरंत कर सकते हो, भाई ठीक है आज हमने क्या किया, 20 रुपए कम कर दिए पेट्रोल पे से, ठीक है ना, तो तुरंत से कर दिया जाए, तो वही करेंगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। चलिए ये कंप्लीट हो गया, महंगाई कंप्लीट हो गई, एक चैप्टर हमारा इसमें से कंप्लीट हो गया। किसी के पास मार्कर है? इसमें अच्छा है, देखो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को देखेंगे। अब एक नया चैप्टर है ये, आप इसमें लिख लीजिए हेडिंग, भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। नया चैप्टर है भारतीय वित्तीय प्रणाली या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। अच्छा मुझे फाइनेंस की फिर से डेफिनेशन बताओ, मैंने बताई थी पहले भी। फाइनेंस, वित्त किसे कहते हैं? लेकिन हाँ, बोरोइंग एंड यूजिंग राइट ऑफ मनी इज कॉल्ड फाइनेंस, ठीक है। अब इसका मतलब भारतीय वित्तीय प्रणाली में इसका मतलब ये हुआ कि हम उस सिस्टम को इस समय पढ़ेंगे जहां से हम लोग धन का उधार लेते हैं या धन उधार के रूप में देते हैं, है ना। वित्तीय प्रणाली का मतलब यही हो गया ना, उस पूरे सिस्टम का अध्ययन जहां से लोग या संस्थाएं
पैसा उधार ले सकती हैं और पैसा उधार दे सकती हैं। अच्छा, अब देखो ये वित्तीय प्रणाली दो टाइप की होती है जनरली, इसको हम लोग दो लेवल पर देख सकते हैं। एक तो होता है मुद्रा बाजार। देखो पैसा उधार समय के हिसाब से लिया जाता है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगानी है तो पैसा उधार लॉन्ग टर्म के लिया जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री एकदम से तो नहीं लगके उत्पादन कर देगी। तो समय के आधार पर जो वित्तीय प्रणाली है या वित्तीय बाजार है, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो बाजार जहां से हमें कम समय के लिए पैसा उधार मिल जाता हो, इसे कहते हैं मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। एक वो जहां से हमें लंबे समय के लिए पैसा उधार मिलता हो, इसे कहते हैं पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट। क्लियर है? वित्तीय प्रणाली, इसके दो बाजार, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। दोनों में क्या अंतर है? मनी मार्केट में एक साल या उससे कम समय के लिए पैसा उधार लिया जाता है, इसीलिए आरबीआई का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। आप सब देखते होंगे फाइनेंशियल ईयर की कॉन्सेप्ट यही होती है, जबकि पूंजी बाजार की कोई फाइनेंशियल ईयर की कॉन्सेप्ट नहीं होती। शेयर बाजार की कोई फाइनेंशियल ईयर होता है क्या? ना। शेयर बाजार में क्या करते हो आप? लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार लेते हो। तो दो पार्ट हो गए, एक मनी मार्केट, एक पूंजी कैपिटल मार्केट। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ से। अंग्रेजी में लिखेंगे इसे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ऊपर और मुद्रा बाजार को मनी मार्केट और पूंजी बाजार को कैपिटल मार्केट। ठीक है? अभी हम लोग पूंजी बाजार को नहीं छेड़ेंगे, मुद्रा इसको देखते हैं, मुद्रा बाजार। देखो मुद्रा बाजार में एक साल या उससे कम समय के लिए, इसका मतलब इसमें बैंक आ जाएंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, जो पैसा उधार वगैरह लेते हैं। मुद्रा बाजार को हम लोग इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है असंगठित क्षेत्र और एक दूसरा है संगठित क्षेत्र। इसको लिखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इसको लिखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है? अब देखो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या अंतर है? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि वो क्षेत्र जो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू गवर्न होता हो, और अनऑर्गेनाइज का मतलब ये है जहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन काम ही ना करते हो। जैसे देखो पैसा कौन कौन उधार देता है? या तो बैंक, महाजन भी तो होते हैं गांव के, मनी लेंडर्स, क्या उनके ऊपर आरबीआई की कुछ घरें काम करती हैं? असंगठित क्षेत्र में आएंगे नहीं आएंगे? तो असंगठित क्षेत्र में महाजन आते हैं, मनी लेंडर्स। क्लियर है? इसमें बैंक आ जाएंगे। बैंक कितने तरीके के होते हैं? देखो मोटे तौर पर तीन भागों में बांट सकते हैं। दुनिया में तो दो ही मिलते हैं, भारत में तीन मिलते हैं। लेकिन एक तो केंद्रीय बैंक होगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक सेंट्रल बैंक होगा। हमारे यहाँ पर आरबीआई है, तो क्या होगा? एक केंद्रीय बैंक होगा। ये बताओ बैंक करते क्या हैं? बैंक सेविंग्स को एक्यूमुलेट करते हैं, आपसे लेते हैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू और बाद में आप ही को उधार दे देते हैं। बचतों को इकट्ठा करना
और फिर बचतों को निवेश करने का काम करते हैं। इसीलिए ये वित्तीय प्रणाली का भाग हो गए, क्योंकि पैसा उधार ले रहे हैं और आगे उधार दे रहे हैं। क्लियर है ना ये? तो बैंकों का काम क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में बचतों को इकट्ठा करना और पुनः उन्हें निवेश करने का काम करते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में बैंक जितने ज़्यादा सक्षम होंगे, उस अर्थव्यवस्था में बचत उतनी ज़्यादा होगी नहीं होगी, निवेश उतना ज़्यादा होगा नहीं होगा। अरे ये बताओ, देखो जनधन खाते खुले, पहले क्या होता था? पहले खाता खोलना ही एक महाभारत थी, उसके बाद फिर कुछ होता था। फिर दूसरे इस कॉन्टेक्स्ट में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शे वाले, वो खाता ही नहीं खोल पाते थे अपना। लेकिन सरकार ने क्या किया? उन रूल्स रेगुलेशन को डाउन करके खाते खोले गए सबके। जब किसी व्यक्ति का खाता खुल गया बैंक में, तो क्या अब वो बचत करने के लिए प्रोत्साहित होगा नहीं होगा? वो चाहेगा कि कुछ बचत हो जाए उसकी, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैनल मिल गया उसे। इससे क्या हुआ? फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा नहीं बढ़ा? वित्तीय समावेशन, जो निम्न स्तर के लोग थे अब वो भी मुख्य धारा में आ गए पैसा इकट्ठा करने की। अब वो क्या कर रहे हैं? बचत करके बैंक को दे रहे हैं। बैंक अपने पास में रख के उसे फिर लोगों को कर रहा है। तो बैंक का जो उधारी बेस है या उसका लैंडिंग बेस जो है वो बढ़ गया नहीं बढ़ गया? अगर बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा उधार दे सकता है नहीं दे सकता? और उधार देगा इसका मतलब चैनलाइज कहाँ होगा? इकोनॉमी में होगा। इकोनॉमी में निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर जितना मजबूत होगा, फाइनेंशियल सेक्टर, उस इकोनॉमी के जो बेसिक प्रोडक्टिव कंसेप्ट है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्लियर है? अब देखो, इसमें पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए एक केंद्रीय बैंक होगा। एक दूसरे तरीके के बैंक भी होते हैं भारत में, जिन्हें हम लोग सहकारी बैंक कहते हैं। सहकारी बैंक है ना इंडिया में? कोऑपरेटिव बैंक लिखना ही है। ये सेंट्रल बैंक, इसके आगे आरबीआई भारत में। ये सहकारी बैंक। सहकारी बैंक माने जिसमें लोग और बैंक या सरकार आपस में मिलकर काम करते हैं फाइनेंस का, उसको हम लोग सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। और तीसरे बैंक इसमें हम लोग देखते हैं वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है? थर्ड में कॉमर्शियल बैंक आएंगे। क्लियर है? वाणिज्यिक बैंक माने जो पैसा उधार लेने और देने का काम करते हैं। क्या आरबीआई पैसा उधार लेता देता है आपको? आपको तो नहीं लेता देता ना, सरकार को लेता देता होगा। इन्हीं बैंकों से आपका ज्यादा पाला पड़ता है। तीसरा फिर ये भी बैंक है, ये भी लोगों में पैठ रखते हैं अपनी, ये भी फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। अब देखो, ये जो कॉमर्शियल बैंक है ये तीन तरीके के हैं इंडिया में। एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। हाँ या ना? दूसरे निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। निजी बैंक है नहीं है? यस बैंक, HDFC, ICICI कैसे है? निजी क्षेत्र के हैं ना। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI, PNB लिख सकते हो आप। और तीसरा है विदेशी बैंक। फॉरेन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सीरियन कैथोलिक बैंक, है ना? फॉरेन बैंक्स। ये क्लियर है? अब हम लोग पूंजी बाजार को देख लेते हैं। या कैपिटल मार्केट को।
देखो ये वो बाजार है जहां से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार दिया जाता है या लिया जाता है, ठीक है। सामान्यतः इसे आप शेयर बाजार के रूप में भी समझ सकते हो। क्लियर है? देखो सरकार भी लंबे समय के लिए पैसा उधार देती होगी, लेती होगी, हाँ या ना? कैसे? अपनी सिक्योरिटीज को बेच के, सिक्योरिटीज को अपनी बेच के माने कि जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो सरकारी उपक्रम है, उनकी सिक्योरिटीज को बेच के पैसा उधार देती लेती होगी। तो ऐसे में अगर ऐसा सरकार करती है, कहाँ पे? कहीं तो बेचती होगी, वो किसी बाजार में तो बेचती होगी। वो पूंजी बाजार जहां सरकार अपनी सिक्योरिटीज को बेचती है उसे कहते हैं परम प्रतिभूति बाजार। या अंग्रेजी में इसे कहते हैं गिल्ड एज्ड मार्केट। नाम है और कोई खास बात नहीं। GILT गिल्ड एज्ड EDGED और मार्केट। ये देखो ऐसा समझो कि ये एक कमरा है, इसमें एक चीज, ये कमरा है, ये एक शेयर बाजार है मान लीजिए। इसमें ये एरिया निर्धारित कर दिया कि इसमें सरकार आके अपने सिक्योरिटीज को बेच सकती है, तो इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे? गिल्ट एज मार्केट कहेंगे। अब यहाँ केवल सरकारी शेयर्स बिक सकते हैं, सरकारी कंपनियों के शेयर बिकेंगे, इसके अलावा किसी का नहीं बिकेगा। क्लियर है पूंजी बाजार ही ये सब, इसमें बस कैटेगराइजेशन कर दिया हम लोगों ने। क्लियर है? क्या कहेंगे? गिल्ट एज मार्केट कहेंगे, परम प्रतिभूति बाजार दूसरा। देखो जहां बाकी सब आके लोग अपने उद्योगों के शेयर बेच सकते हो उसको कहते हैं औद्योगिक बाजार। ठीक है? इंडस्ट्रियल मार्केट या शेयर बाजार, इंडस्ट्रियल शेयर मार्केट कह सकते हैं इसे। आप इसे यहां लिखना औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति और भूति, इंडस्ट्रियल शेयर मार्केट लिखना है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इसमें और अंदर चलते हैं। ये औद्योगिक प्रतिभूति बाजार मान लीजिए ये पूरा कमरा है, ठीक है? इसके मैंने अब दो पार्ट कर दिए। देखो जब कोई कंपनी लगी, मैंने कोई कंपनी लगाई, मेरी कंपनी की वैल्यू थी 100 रुपए, ठीक है? अब मुझे कंपनी में बड़ा फायदा हो रहा है, मुझे क्या करना है? एक और कंपनी लगानी है। तो मैंने क्या किया? 10-10 रुपए फेस वैल्यू के 10 शेयर बना दिए। बन जाएंगे? नहीं। और मैंने इन्हें इस बाजार में लाके बेचा। क्लियर है? मुझे क्या होगा? 100 रुपए मिल जाएंगे और इसमें क्या होगा? हिस्सेदारी भी बिकेगी। अब कंपनी मेरी थोड़ी रहेगी, अब ये तो 10 लोग हैं, इनके पास भी हो गई। इनमें से जिसके पास जितने 1/10, क्योंकि एक शेयर में 1/10 की हिस्सेदारी भी तो होगी ना किसी व्यक्ति की। मैं केवल ये शेयर ही नहीं बेच रहा हूं, बल्कि इसमें क्या कर रहा हूं? कंपनी की हिस्सेदारी भी बेच रहा हूं। क्लियर है ये बात? जिस बाजार में सबसे पहले किसी कंपनी के शेयर बिकते हैं उसे हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं, प्राथमिक बाजार या प्राथमिक औद्योगिक बाजार। किसी कंपनी के सबसे पहले शेयर, जिन्हें हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर भी कहते हैं। आपने आईपीओ सुना है? आईपीओ का नाम सुना है? इनिशियल प्रेफरेंशियल ऑफर कहते हैं उसे। वो क्या होता है? वो किसी कंपनी का सबसे पहला शेयर होता है। इस शेयर में क्या खास बात है? इसमें केवल लाभांश ही नहीं मिलेगा बल्कि हिस्सेदारी भी जाती है। जैसे दो तरीके के शेयर हैं, एक तो शेयर ये है जिसमें मैं हिस्सेदारी भी बेच रहा हूँ, एक शेयर वो है जिसमें मैं हिस्सेदारी नहीं बेचूंगा। मैं ये कहूंगा कि आपको जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे मैं इसी में अगर केवल प्रॉफिट बेच दूं तो जो लाभ मुझे हो रहा होगा कंपनी का उसका 10% मिल जाएगा जिसके पास एक शेयर होगा। क्लियर है?
तो दो तरीके के शेयर हुए, एक तो हुए प्रेफरेंशियल शेयर जिसमें लाभ के साथ साथ हिस्सेदारी भी बेची जाती है, और एक हुए ऑर्डिनरी शेयर जिसमें केवल लाभ बेचा जाता है, हिस्सेदारी नहीं। आप जो ये शेयर खरीदते हो ना, ये बेचते हो, ये आईपीओ नहीं होता, प्रेफरेंशियल शेयर नहीं होते, ये केवल लाभांश वाले होते हैं, लाभ वाले शेयर होते हैं। क्लियर है ये बात? नहीं आई? चलो पहले लिखो, ये औद्योगिक बाजार, इसके दो भाग हैं, प्राथमिक औद्योगिक बाजार और द्वितीय प्राइमरी इंडस्ट्रियल मार्केट और सेकेंडरी इंडस्ट्रियल मार्केट। प्राइमरी इंडस्ट्रियल मार्केट और सेकेंडरी इंडस्ट्रियल मार्केट। ठीक है, देखो इसी में ही तीसरा एक और होता है, ये औद्योगिक बाजार हो गया। औद्योगिक बाजार दो तरीके के होते हैं, एक कैपिटल मार्केट में ही, पूंजी बाजार में ही एक और भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये भी लंबे समय के लिए पैसा उधार देती रहती है, जैसे महिंद्रा फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, नाम सुना है ना आपने, गाड़ियों को फाइनेंस करने का काम करते हैं, या बाकी फाइनेंशियल जो भी कंपनी, ये सब एनबीएफसी तो है, तो लंबे समय के लिए पैसा उधार देती है। नहीं, आप गाड़ी खरीदिए तो 4-5 साल के लिए पैसा उधार देती है ये आपको। तो इनको हम लोग गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहते हैं, या एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो मैं फिर से समझाऊंगा। एक बच्चे का बड़ा दर्द भरा मैसेज आया है, उसने कहा सर आज कुछ सीक्रेट पढ़ा रहे हो, क्या अभी तक की ऑनलाइन क्लास बंद हो गई है? देखो कुछ लोग बेचारे वहां से उतना दर्द महसूस कर रहे हैं और आप क्लास में बैठ के भी सो रहे हैं, एक लोगों को नींद आ रही है। टॉपिक वैसे ही ऐसा ही है। देखो जो औद्योगिक बाजार है, पहला वाला समझ में आ गया था, परम प्रतिभूति जहां सरकार अपने शेयर बेचेगी उसे हम लोग इंडेक्स मार्केट कहेंगे या परम प्रतिभूति बाजार। इसके अलावा दूसरा, जहां कहीं भी कोई कंपनी अपने शेयर बेचे, किसी भी तरीके के शेयर बेचे, उसे हम लोग औद्योगिक प्रतिभूति बाजार कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल शेयर मार्केट उसे हम लोग कहेंगे, या इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट उसे कहेंगे। जो शेयर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक शेयर होते हैं ऑर्डिनरी और एक होते हैं प्रीफरेंशियल। ऑर्डिनरी शेयर में हम केवल कंपनी का लाभांश बेचते हैं, डिविडेंड बेचते हैं। जैसे कंपनी को 100 रुपए का लाभ हुआ, मेरी कंपनी की कीमत 100 रुपए है और मान लीजिए इसे 10 रुपए का लाभ हो रहा है, हर साल ये 10 रुपए फायदे में, तो मैंने ये 10 शेयर जो बेचे, इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के पास भी एक शेयर है उसको 1 रुपया हर साल लाभांश का मिलेगा। क्लियर है? ये हुआ ऑर्डिनरी शेयर, जिसमें शेयर धारक को केवल लाभांश में उसका हिस्सा मिलता है। जो भी लाभ हुआ एक पूरे वर्ष में, उसका लाभ का उसको हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर है? एक दूसरा हुआ प्रीफरेंशियल शेयर, जिसमें लाभ ही नहीं, हिस्सेदारी भी मिलती है। मतलब किसी के पास अगर एक शेयर है, प्रीफरेंशियल शेयर है, तो वो मेरी कंपनी में 10% का हिस्सेदार भी है। इसका मतलब वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक आदमी को भी भेज सकता है ना, प्रशासन में भी उसकी हिस्सेदारी होगी। तो प्रेफरेंशियल शेयर में न केवल लाभांश मिलता है बल्कि हिस्सेदारी भी मिल जाती है कंपनी में। दोनों बातें समझ में आई? जहां पर प्रेफरेंशियल शेयर बिकेंगे उसे तो कहेंगे प्राइमरी मार्केट, जहां पर आईपीओ बिकता है।
या प्रेफरेंशियल शेयर बिकते हैं, या वो शेयर जो सबसे पहले कंपनी बेचती है वो बिकेंगे प्राथमिक बाजार में। जब प्रेफरेंशियल शेयर के बाद दोबारा शेयर बिकेगा तब वो बिकेगा द्वितीयक बाजार में या सेकेंडरी मार्केट। नहीं आया समझ में? मेरे पास आईपीओ था, मैंने एक शेयर खरीद लिया 10 रुपए का। अब मेरे पास 2 राइट आ गए, प्रेफरेंशियल शेयर खरीदा 2 राइट आ गए। एक तो राइट आ गया लाभांश का, 1 रुपया मुझे मिलेगा ही। एक राइट मेरे पास ये है कि मेरे पास हिस्सेदारी है इस कंपनी में, है ना? क्लियर है ये बात? मैं क्या करूं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैं हिस्सेदारी तो कंपनी के अपने पास रख लूं और लाभांश बेच दूं। बेच सकता हूं नहीं बेच सकता? अब जब ये शेयर दोबारा बिकेगा तो कहां बिकेगा? लाभांश मैंने अपने पास रख लिया, हिस्सेदारी बेच दी, या नहीं हिस्सेदारी अपने पास बेच रख ली और लाभांश मैंने बेच दिया। क्लियर है? बस आप ये बात याद रखना, प्रेफरेंशियल शेयर में हिस्सेदारी भी साथ में आती है, जबकि ऑर्डिनरी शेयर में केवल लाभांश आता है। एक और टर्म है इसमें, किसी शेयर का प्रीफरेंस पे, प्रीमियम पे बिकना। ठीक है? प्रीमियम पे किस तरीके से शेयर बिकते हैं? अच्छा, किसी ने पढ़ा है शेयर बाजार अभी तक? पढ़ा था? मैं सही बता रहा हूं ना? नहीं बता रहा सही? इक्विटी और प्रेफरेंशियल में देखो, प्रेफरेंशियल में इक्विटी तो शामिल होती ही है। हाँ, प्रेफरेंशियल में इक्विटी भी आ जाती है। प्रेफरेंशियल शेयर आईपीओ जो होता है सबसे पहला प्रेफरेंशियल शेयर होगा, वो इक्विटी के साथ होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आगे वाला पढ़ो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विटी को अपने पास रख रहा हूँ, डिविडेंड बेच रहा हूँ, कर सकता हूँ नहीं? तो जो मैं अपने पास, अब मेरे पास जो शेयर बचा, मैंने क्या किया, मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते, इसका मतलब देखो ध्यान से सुनो। ये आईपीओ था, इसके 2 पार्ट हुए आईपीओ के। एक तो इक्विटी हुआ, इक्विटी माने हिस्सेदारी, और एक हुआ डिविडेंड, है ना? डिविडेंड बेच दिया, इक्विटी रख ली। अब हिस्सेदारी मेरे पास है लेकिन लाभांश नहीं है, इसे कहेंगे इक्विटी शेयर। कर सकता हूं नहीं ये काम मैं? इक्विटी अपने पास रख के लाभांश बेच सकता हूं नहीं? प्रेफरेंशियल शेयर का ही इसलिए भाग होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर का ही भाग होगा इक्विटी शेयर। अंतर कितना है? प्रेफरेंशियल शेयर सामान्यतः ऐसे लोगों को बेचे जाते हैं जो प्रीफरेंस में हो। हमारी प्रीफरेंस में कौन होते हैं? तो अपने फैमिली मेंबर्स, या फिर कभी कभी प्रेफरेंशियल शेयर्स जो कंपनी के काम करने वाले लोग होते हैं उनको भी दे दिए जाते हैं, जैसे सीईओ, जनरल मैनेजर, है ना, उनको भी बेच दिए जाते हैं। इसीलिए उसका वर्ड का नाम जो है प्रेफरेंशियल रख दिया गया। प्रेफरेंशियल माने वो सबको नहीं बेचे जा सकते, वो केवल उन लोगों को बेचे जाएंगे जो उस सिस्टम का भाग है। अब प्रेफरेंशियल शेयर 2 तरीके का हो सकता है, इसके 2 भाग होते हैं, इक्विटी भी, डिविडेंड भी। तो प्रेफरेंशियल के साथ इक्विटी तो आती ही है, हमेशा इक्विटी आएगी। लेकिन मैं बाद में क्या कर सकता हूं, इक्विटी अपने पास रख के डिविडेंड बेच सकता हूं। जिसके पास 12.5% प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं किसी कंपनी के, वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बोर्ड में एक मेंबर, एक गवर्नर नियुक्त करने का अधिकारी हो जाता है। जिस किसी के पास भी 12.5%, आपके पास रिलायंस के 12.5% शेयर आ जाएं तो आप एक गवर्नर नियुक्त करेंगे रिलायंस के बोर्ड में, है ना? आपने देखा होगा टाटा सन्स का मामला सुना ना, वो झगड़ा हो गया था और साइरस मिस्त्री को उन लोगों ने हटा दिया, जबकि वो किसी एक और जो टाटा ग्रुप है वो उसकी एक कंपनी के मालिक थे। मिस्त्री के पास 25% या शायद 26% शेयर्स थे प्रेफरेंशियल, इसलिए उनको गवर्नर बनाया गया था। लेकिन बाकी लोग बाद में हट गए, उसमें कुछ झंझट हुआ जो भी। तो किसी कंपनी में हिस्सेदारी पूरी की पूरी निर्भर करती है शेयर्स के ऊपर,
इसका उसमें कितना लाभ है, कितना योगदान है। ठीक है, समझा पाया नहीं? कोशिश तो करनी है। लेकिन और हम बाद में देख सकते हैं, इसको घर जाके पढ़ लेना और फिर कोई बात आती है तो मैं फिर से बता दूँ। कैपिटल मार्केट के ये 3 पार्ट होते हैं: परम प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस (एनबीएफसी). परम प्रतिभूति बाजार सरकारी है। औद्योगिक बाजार के 2 भाग हैं, जहां आईपीओ बिकेंगे उसे प्राइमरी मार्केट, जहां शेयर दोबारा बिकेगा उसे सेकेंडरी मार्केट। इसके बाद फिर तीसरा एनबीएफसी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में क्या अंतर है? मुद्रा बाजार जहां 1 साल या उससे कम के लिए पैसा उधार देता है, वही पूंजी बाजार एक लंबे समय के लिए पैसा उधार देता है। इसीलिए मुद्रा बाजार का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है। पूंजी बाजार का कोई वित्तीय वर्ष नहीं होता। जब तक आपके पास शेयर्स है आप मालिक हो। क्लियर? देखो, हमारे कोर्स में पूंजी बाजार से रिलेटेड बहुत कुछ नहीं है, शेयर वगैरह से नहीं आता, लेकिन मुद्रा बाजार से आता है। अब हम लोग मुद्रा बाजार को पढ़ेंगे, इसमें मनी मार्केट को, बैंकों को पढ़ेंगे। आरबीआई, बैंकों में स्पेशली आरबीआई को हमारा फोकस रहेगा कि आरबीआई करता क्या है, क्योंकि सरकारी बैंक है। क्लियर है? तो आप इसमें अगली पॉइंट से लिख लीजिए, उसके बाद फिर ऑफ करते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इंडियन मनी मार्केट could be divided into 2 parts. संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं और फिर उसके बाद कल देखेंगे, कल क्लास होगी, कल हम लोग आगे देखेंगे मनी मार्केट। ठीक है, कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। हाँ, उन्हें आरबीआई से कोई मतलब नहीं होता। कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट को आरबीआई करता है रेगुलेट। ना, जनरली ये करेंसी के फॉर्म में होता ही नहीं, ये जनरल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। ये बैलेंस शीट में नहीं आता आरबीआई की कहीं भी, ना बैंक की बैलेंस शीट में, क्योंकि आरबीआई का इससे कोई मतलब ही नहीं है। मुद्रा बाजार का इससे कोई मतलब नहीं। ये केवल ये बताता है कि किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल कैसा है। जैसे शेयर का जो सूचकांक है वो अगर बढ़ रहा है तेजी से, तो इसका मतलब कंपनियों में लोग पैसा निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। केवल ये बताता है। पूंजी बाजार से कंपनियां पैसा एक लंबे समय के लिए उधार लेती और देती हैं, पूंजी बाजार शेयरों के माध्यम से। आरबीआई का इससे कोई मतलब नहीं होता। पहले तो सेबी भी नहीं थी, 1989 में सेबी बनाई गई, नहीं तो ये अनरेगुलेटेड था पहले। 1989 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया। हर्षद मेहता को सुना होगा आपने, जब उन्होंने कांड कर दिया था उसके बाद ये बना, तब पता चला ये ऐसे भी हो सकता है। 1400 करोड़ रुपए का घोटाला था वो उस समय 1989 में। भारतीय व्यवस्था को हिला दिया था उन्होंने। ये साइकोलॉजी के नोट्स हैं, लेकिन इनको प्रिंट करा लेना।
किसी को साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो ले सकता है, ये यूपीएससी के लिए नहीं है। ये सुपर टेट वगैरह लोगों के लिए है, बीएड वाले लोगों के लिए है। अगर बीएड कोई कर रहा है और उसको साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए, ये क्या है? हिंदी में है ये, लेकिन तो पास से ले लो ना। देखो आप ये करेंगे, सुनो 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 सुनो, ये मुझे वापस भी करना है, ये हिंदी में है। मैं साइकोलॉजी पढ़ाता था बीएड वालों को, पेडागोगी और साइकोलॉजी। ये मेरे नोट्स हैं, ये पेडागोगी और साइकोलॉजी के, स्पेशली पेडागोगी इसमें कम है, साइकोलॉजी ज्यादा है। आप इसकी फोटोकॉपी करा के देखो, वो ले जाए तो वापस भी लौटा दे। आप कोई एक ले लीजिए, उसके बाद हिंदी जेरॉक्स करा के काम चला लीजिए, लेकिन मुझे वापस लौटा देना भाई। ऐसी यूपीपीसीएस के लिए एक पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आएगी, आप वहां से देख लो। पृथ्वीनाथ पांडे, सामान्य हिंदी। चलो कोर्स शुरू करते हैं। उसके लिए आप मुझे कल याद दिलाना कैसे इसका शुरू करते हैं। हाँ बस तो ऐसे ठीक है, वैसे पहले से उत्तर प्रदेश आप मुझे मैसेज कर देना, और टेस्ट सीरीज के लिए ना आप मुझे मैसेज कर देना कल या आज, तो मैं उसे मैनेज कर दूंगा कि क्या करना है। हाँ क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश कंप्लीट, मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में, यहाँ का रीजनल यूपीपीसीएस के लिए ये कंप्लीट हो जाए पहले, उसके बाद दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, अलग अलग है। लाओ मुझे दिखाओ, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो ये दो स्टेटमेंट है लॉ से रिलेटेड। लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, विधि सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट अगर हमें देखना हो तो हम कई लेवल पर चीजों को देख सकते हैं, जैसे सती प्रथा को बैन कर देना, चाइल्ड मैरिज को बैन कर देना, बाल हत्या इसको बैन कर देना, या इस समय आर्टिकल 27, 25, 26, 27 में जो चीजें बैन की गई हैं, छुआछूत को बैन कर देना। तो इसमें क्या बातें नहीं, हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है, इनको बैन कर देना क्या बता रहा है? देखो दो तरीके होते हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको समाज से समझो। कानून है क्या? समाज को चलाने का एक माध्यम है ना, बिल्कुल जड़ में जाओ, स्टेटमेंट को भी छोड़ो।
विधि है समाज को चलाने का एक माध्यम, उसे नियमित करने का एक माध्यम। अगर समाज विकासशील है, विकसित नहीं हुआ, लोगों की सोच सामान्य सोच से निम्नतम दर्जे की, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि सब लोगों की सोच सामान्य से निम्नतम दर्जे की होगी, कुछ लोगों की सोच उच्च दर्जे की भी होगी। तो जो उच्च दर्जे की सोच होगी जहां पर लोगों की, वो क्या करेंगे, समाज को, जो निम्न दर्जे के लोग हैं उनको आगे की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन इन लोगों को कैसे ऊपर की तरफ लेके जाया जाए, तो उसका सबसे सामान्य माध्यम है कानून बनाना। जैसे सती प्रथा भारत में एक अभिशाप था, लेकिन उसको बहुत कम लोग समझते थे। कुछ ही लोग आगे आए, राजा राममोहन रॉय या ईश्वरचंद्र विद्यासागर, या बहुत कम लोग आगे आए, बाकी लोग तो सब उसी में डल रहे नहीं रहे। किसी भी विकासशील देश की ये पहचान होती है कि वहां पर समाज में अगर बदलाव लेके आना हो तो पहले कानून बनाना पड़ेगा, तब समाज में बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि लोगों में चेतना का स्तर कम होता है, अवेयरनेस कम होती है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर हेलमेट लगाने के लिए कानून है। भारत एक देश ऐसा है जिसमें लोगों को अपनी सुरक्षा करने के लिए भी पिनलाइज करना पड़ता है कि हेलमेट पहनो नहीं तो चालान लगेगा। क्यों? क्योंकि हेलमेट पहनना आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो राज्य क्या कर रहा है, एक नियम बना रहा है, कानून बना रहा है, जिससे सामाजिक बदलाव आ सके। ठीक है, एक और इसमें एग्जाम्पल, महिलाओं के आरक्षण के लिए बात होती है तो ये समाज को आरक्षण, या जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की बात थी, वो कानून बना के दी गई ना, संविधान में कानून बनाया गया। जबकि होना क्या चाहिए कि समाज को बिना कानून के ही दे दिया जाना चाहिए था वो अधिकार। महिलाओं को आरक्षण की बात चल रही है, क्या समाज को, भारतीय समाज में महिलाओं को खुद ही आरक्षण दे दिया जाना चाहिए या कानून बना के दिया जाना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि खुद ही समाज में महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। लेकिन है क्या स्थिति कि कानून बना के भी नहीं दिया जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज एक विकासशील समाज है। सामान्यतः यहाँ लोगों का जो चेतना है या लोगों की अवचेतना है वो सामान्य से निम्न स्तर पर होती है। ठीक है, अब विकसित देशों में जाइए। विकसित देशों में लोग कानून की मांग करते हैं। पहले लोगों से मांग आती है, फिर वो कानून बनता है। जैसे इंग्लैंड में जब महिलाओं को अधिकार दिया गया, स्पेशली 1909 के आसपास, 1909 के आसपास सभी महिलाओं को, तब वहां ये मांग समाज से आई और समाज से मांग आने के बाद संसद ने कानून बना के उनको अधिकार दे दिया। राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार। विकसित देशों में चूंकि समाज की सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्सियंस का जो लेवल है वो ऊपर होता है, इसलिए समाज मांग करता है कानून की। तो पहले समाज में से मांग आएगी तब कानून बनेगा। जबकि विकासशील देशों में इसका उल्टा है, पहले कानून बनेगा, और कानून इसलिए बनेगा क्योंकि सामाजिक चेतना का लेवल लोगों का कम होता है। लोगों को एक दिशा देने के लिए नियम, कानून, रेगुलेशन, डंडा, इसकी जरूरत पड़ती है। तब फिर लोग उसको फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे वो सामाजिक बदलाव का हिस्सा बन जाता है। क्या अब सती प्रथा है? नहीं, बाल विवाह भी है लेकिन बहुत कम है, कमी के साथ है। इसीलिए समाप्त हुए क्योंकि धीरे धीरे पहले कानून बनाया, फिर लोगों को समझ में आया कि ये चीज गलत है, अब उसे भी फॉलो करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है। जहां एक स्टेटमेंट डेवलपिंग सोसाइटी के लिए सही है, वहीं दूसरा स्टेटमेंट डेवलप्ड सोसाइटी के लिए सही है। जैसे एक स्टेटमेंट है, लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, कानून सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। बिल्कुल सही बात, सामाजिक परिवर्तन आता है कानून के माध्यम से किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। दूसरा, इंपैक्ट ऑफ सोशल चेंज, सोशल डेवलपमेंट ऑन लॉ। जैसे जैसे सामाजिक विकास होगा, भारत में अगर सामाजिक अवचेतना का निर्माण हो तो महिलाओं के अधिकारों के लिए फिर से आवाज उठेगी, महिलाओं के अधिकारों की मांग की जाएगी, समाज में 50% का आरक्षण की बात कही जाएगी, उनके लिए मानी जाएगी। बाद में कानून भी बन सकता है, और अगर कानून बन गया तो फिर क्या होगा, क्या कहेंगे हम उसे? कहेंगे कि सामाजिक विकास ने कानून का निर्माण कर दिया। क्लियर है?
नहीं, सती सिस्टम तो सोशल कॉन्शियसनेस कहाँ आई लोगों में, लोग कहाँ मान रहे थे? केवल कुछ लोगों ने कॉन्शियसनेस आई और कुछ लोगों ने जोर लगा के कानून का निर्माण कराया। देखो, सोशल कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जब सब लोग मिला के उस चेंज की बात करें। जैसे इसको आज आप इस महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में समझिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कौन मानने के लिए तैयार है? कोई मान रहा है? कोई पॉलिटिकल पार्टी? लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं करेगा कि उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी डिनाई करती है? कोई सोसाइटी डिनाई करती है? नहीं। लेकिन अगर हम सब लोग मिलके, यानी भारत में सोसाइटी एक जनमत बनाए, एक कॉन्शियसनेस को डेवलप करे कि महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलना चाहिए समाज में, क्योंकि 50% की दावेदारी उनकी है, जिसकी जितनी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर ये मांग समाज में आए तो कानून बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अपने आप इसको कहेंगे कि पहले सोशल डेवलपमेंट हुआ, लोगों की चेतना का विकास पहले हुआ, लोगों ने फिर कानून की मांग की बात की और फिर कानून बन गया, उसे समाप्त उसे इनिशिएट कर लिया गया। सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, कानून बना के हटा दो, लोगों ने उसे छोड़ा नहीं था। एक तो हेलमेट पहनने के लिए लोगों को विवश किया जाना, चालान कटेगा, हेलमेट पहन लो, विवश किया जा रहा है ना। और एक लोग खुद ही हेलमेट पहन ले कि नहीं भाई, ये हमारी सुरक्षा की बात है। तो जो दूसरे वाला कॉन्सेप्ट है सोशल डेवलपमेंट का, कि लोगों में खुद सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ गई कि हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि हमारी सुरक्षा है, इसको हम लोग सोशल डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है? क्या क्या लिखेंगे? देखो, सबसे पहले इसमें यही लिखो कि सोशल डेवलपमेंट होती क्या है। जैसे ऐसे लिखना है इसके ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें लिखो कि सोशल डेवलपमेंट होती क्या है। और सोशल, अब इसमें जो भी स्टडी आपको देनी है ना, इंडियन सोसाइटी की नहीं देनी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी डेवलपिंग सोसाइटी है, ये डेवलप्ड सोसाइटी कॉन्सेप्ट है। फिर आप उसमें ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, या आप उसमें अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए। अमेरिका जब आजाद हुआ तब वहां दासों का अधिकार नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन स्लेव्स के राइट नहीं। जब कॉन्शियसनेस बढ़ी समाज की और 1886 में जब वहां पर फिर से वॉर हुई, गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुई, समाज की चेतना का विकास हुआ और उन्होंने अपने आप ही दास प्रथा को अमान्य करार कर दिया। सब लोगों को बराबर के अधिकार दे दिए गए 1886 के बाद से अमेरिका में। तो आपको इन एग्जाम्पल से बताना है कि जैसे जैसे सामाजिक चेतना का विकास होता है, एज द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी इंक्रीजेस, देन द एक्सटर्नल फैक्टर्स गोज आउट and the self-conscious level of society increases. In that form, there is no need of law. देखो, गांधी ने इसी के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखी। उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया स्थिति क्या है? सबसे बढ़िया स्थिति है कि व्यक्ति का खुद के ऊपर शासन है, राज्य का व्यक्ति के ऊपर शासन नहीं। इसीलिए गांधी अराजकवादी कहे गए, अराजकतावादी कहे गए, क्योंकि वो राज्य को नकारते हैं। वो कहते हैं राज्य ऑपरेसिव है नेचर में, डंडा लेके खड़ा होता है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो चालान कटेगा। वो ये कहते हैं कि गलत फॉर्म है। हर व्यक्ति की चेतना का विकास इतना हो जाए कि वो सेल्फ रूल अपने आप ही करना शुरू कर दे, वो खुद ही सही और गलत के बीच में भेद करना शुरू कर दे और नियम और कानूनों का पालन शुरू कर दे, जिससे उसे नियम और कानूनों का पालन कराने की आवश्यकता ही ना हो, खुद ही वो करना शुरू कर दे। अगर लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करना शुरू कर दें, क्या ट्रैफिक चौराहे पर पुलिसमैन की जरूरत है? इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ट्रैफिक चौराहे पर राज्य की जरूरत है? पुलिसमैन माने राज्य ना, स्टेट ना। तो क्या समाज को चलाने के लिए राज्य की आवश्यकता होगी? ना। लेकिन ये कब होगा? जब लोगों का कॉन्शियसनेस अपने आप ही एक अलग चेतना के स्तर पर पहुंच जाएगा। तो ये कब पहुंचेगा? ये डेवलप्ड सोसाइटी की बात होगी, जब लोगों का विकास हो जाए, आत्मिक विकास हो जाए।
चलो बस इतना ही सर, वेट कर रहा हूँ बाहर। इस हिस्से के नीचे जाने की वजह से ये सब नीचे बाहर आने के पीछे की तरफ बढ़ेगा।